हेलो, वेलकम टू आर ए ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। इस वीडियो बुक में हम लोग फिजिक्स के वेव ऑप्टिक्स चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो बुक्स में हम लोग वेव ऑप्टिक्स के इंटरफेरेंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था, जिनको मैंने बताया था न्यूटन से और माइकलसन इंटरफेरोमीटर। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं डिफ्रैक्शन के बारे में, वेव ऑप्टिक्स का सेकेंड फिनोमिना जिसको हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं विवर्तन। तो यहाँ हम लोग देखेंगे डिफ्रैक्शन कितने टाइप का होता है। जैसा मैंने आप लोगों को प्रीवियस बुक्स में बताया था कि डिफ्रैक्शन हमारे पास है फ्रॉनहोफर और फ्रेनेल डिफ्रैक्शन, दो टाइप का है, जिनको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ये दो टाइप के डिफ्रैक्शन हमारे पास में अवेलेबल है। हम लोग इन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, तो किस तरह से ये डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिलते हैं, क्या होता है इनके बारे में, यही हमारा पूरा इस वीडियो बुक का टारगेट है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या है, जो सिंगल स्लिट के थ्रू होता है। इसके बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्रॉनहोफर, फ्रेनेल या डिफ्रैक्शन किस किस तरह से हो सकता है, क्या होता है। और उसके बाद में एक हमारे पास में ऑप्टिकल डिवाइस होती है, दैट इज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से ये वर्क करती है, और उसके थ्रू हम लोग स्पेक्ट्रम्स की जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग देखेंगे इसमें। एंड फाइनली हमारे पास में टॉपिक होगा रेले क्राइटेरिया एंड रिजॉल्विंग पावर। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये वो फिनोमिना है जिसमें लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के शार्प एजेस पर इंसिडेंट होती है। यहां मैं ऑब्जेक्ट आपको दिखा देता हूं, कुछ इस टाइप से हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि एक शार्प एजेस वाला, तीखे किनारों वाला कोई ऑब्जेक्ट है, जिसके किनारे यहां पर मैंने तीखे दिखा रखे हैं। ओके, तो ऐसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है, इन शार्प एजेस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो उसके साथ में क्या इफेक्ट होगा। हम लोग पहले देखते हैं कि लाइट इंसिडेंट होने पर हमारे पास में इफेक्ट क्या होता है। समथिंग जैसे हम लोग जानते हैं कि लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है, यहाँ इसके ऊपर आ रही है, तो ये तीन लाइट वेव्स, अगर इन तीनों की अगर बात की जाए तो ये तीनों लाइट वेव कभी भी स्क्रीन के ऊपर नहीं पहुंचेगी, राइट। और इनके बिल्कुल सामने, इन चारों के सामने जो एरिया है वही आपको चमकता हुआ नजर आएगा, दिस स्पेस। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में यहां पर जो स्क्रीन पर आपको नजर आएगा वो कुछ इस तरह से होगा कि ये वाला रीजन तो हो जाएगा शैडो रीजन, यहां पर आपको छाया नजर आएगी, और ये होगा हमारे पास में इल्यूमिनेटेड रीजन, जो कि आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, सेम लाइट के कलर का, एग्जैक्टली इस तरह से। लेकिन क्योंकि मैंने बोला कि यहां पर शार्प एजेस है, तीखे किनारे हैं, तो यहां पर क्या होता है लाइट वेव का, जब भी कोई लाइट वेव ऐसे तीखे किनारों पर इंसिडेंट होती है, तो तीखे किनारों पर या शार्प एजेस पर इंसिडेंट होने के बाद में लाइट वेव स्कैटर हो जाती है कुछ इस तरीके से। और स्कैटर होने के बाद में जो लाइट वेव इस शैडो रीजन में आ रही है, इन लाइट वेव्स को बोलेंगे डिफ्रैक्टेड लाइट वेव। तो लाइट वेव का इस तरह से किसी शैडो रीजन में आना, यही हमारे पास में होता है फिनोमिना डिफ्रैक्शन। तो यहां पर मैं आपको क्लियरली इस चीज को दिखा दूं कि जब ये तीनों लाइट वेव्स जिनको मैंने यहां शो किया है दिस, तो यहां पर आपको नजर आएगा इनका शैडो रीजन में भी इल्यूमिनेशन या इनकी चमक नजर आएगी, यही है हमारे पास में डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन हमारे पास में दो चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर वन, साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल, जो भी आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है या ऑब्स्टिकल नजर आ रहा है, उस पर उसके किनारे जो शार्प एजेस है उसके साइज, इन चीजों पर डिपेंड करता है। और दूसरा डिपेंड करता है कि जो लाइट आप इंसिडेंट करवा रहे हैं उसकी वेवलेंथ कितनी है। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड साइज ऑफ द ऑप्टिकल, इन पर डिपेंड करेगा हमारे पास डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन हमारे पास में दो टाइप का होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एंड फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। लेकिन क्योंकि फ्रेनेल डिफ्रैक्शन हम लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं, लेकिन उसके बारे में स्टडी नहीं कर सकते, ऑब्जर्वेशंस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते उसके बारे में, फ्रेनेल के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, तब हम लोग देखेंगे उसमें। और हमारे सिलेबस में जो है वो है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, हमें इसके बारे में स्टडी करनी है, राइट। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि फ्रेनेल डिफ्रैक्शन हम लोग क्यों इसके बारे में थ्योरी नहीं कर सकते, या उसको हम लोग एक्सप्लेन क्यों नहीं कर सकते ज्यादा। तो इसके लिए अगेन मैं शार्प एजेस वाली दो स्लिट्स काम में ले रहा हूं। यहां पर स्लिट्स है जिनके किनारे बहुत तीखे हैं, तो जब भी हम लोग यहां पर लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं किसी भी एक लाइट सोर्स के थ्रू, लाइट सोर्स कोई भी अगर मान लो कि यहां पर लाइट सोर्स प्लेस किया हुआ है एनीवेयर स्क्रीन स्लिट के सामने, तो इस लाइट सोर्स से हर पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट वेव निकलती है, तो इससे भी निकलेगी। और ये लाइट वेव जब स्लिट के ऊपर इंसिडेंट होगी तो कुछ इस तरह से हमारे पास में एक स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में आएगी लगभग। तो अब यहां पर इसका होता है डिफ्रैक्शन, जैसे कि मैंने बताया शार्प एजेस पर लाइट का डिफ्रैक्शन होता है। तो इन डिफ्रैक्शन की वजह से लाइट वेव अलग अलग डायरेक्शंस, देखा जाए तो अगर हॉरिजन के साथ में इसका एंगल दिया जाए, जैसे कि अगर मैं पहली लाइट वेव के लिए देखूं तो पहली लाइट वेव अगर ये एंगल बना रही है थीटा, दूसरी लाइट वेव या तीसरी, मैं थोड़ा सा डिफरेंस ले रहा हूं यहां पर, फोर्थ लाइट वेव का, तो ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है ये इस एंगल के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट होगा। तो हर लाइट वेव अलग अलग एंगल्स पर डिफ्रैक्ट हो रही है, अलग अलग एंगल्स पर
स्क्रीन पर पहुंच रही है। तो इस वजह से हम लोग इसका कोई डिफ्रैक्शन पैटर्न कन्फाइन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि किस एंगल पर कितना हमें डिफ्रैक्शन मिलेगा या क्या क्वांटिटी होगी उसकी, या यहाँ पर जो भी लाइट वेव हमारे पास में एक दूसरे से मीटअप कर रही है तो यहाँ पर उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, राइट। तो इसी तरह से हमारे पास में लाइट वेव अलग अलग एंगल्स पर नीचे की तरफ भी जाएगी शैडो रीजन्स में। तो दोनों स्लिट्स के लिए अगर देखा जाए तो इन दोनों लाइंस के ऊपर और नीचे ये हमारे पास में इस स्लिट के अकॉर्डिंग शैडो रीजन आपको नजर आएगा, दिस एंड दिस। तो हमारे पास में लाइट वेव का इन शैडो रीजन में डिफ्रैक्ट हो जाना, मुड़ जाना, चले जाना, यही तो हमारे पास में डिफ्रैक्शन है। तो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में याद रखना है आपको कि इसमें हमारे पास में कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं मिलता, जिसकी वजह से हम लोग इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न हम लोग बता नहीं सकते कि क्या होगा, क्या इंटेंसिटी मिलेगी, इसलिए फ्रेनेल डिफ्रैक्शन को हम लोग स्टडी नहीं कर पाते। अब हमारे पास में है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में हमारे पास में जरूरी है कि जो सोर्स है, लाइट सोर्स, जो लाइट सोर्स है वो इनफाइनाइट पर हो, और इसी के साथ साथ जो स्क्रीन है, स्क्रीन को भी हम लोग इनफाइनाइट पर प्लेस करते हैं। अब ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, इनफाइनाइट पर अगर सोर्स हो तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे वो कितनी डिस्टेंस पर है। इनफाइनाइट अगर ले रहे हैं तो हमारे पास में ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। और इसी तरह स्क्रीन जहां पर हम लोगों को ऑब्जर्व करना है, लाइक हम लोग यहाँ पर कोई माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप जैसी कोई चीज रखे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रखे, तो उसको इनफाइनाइट पर जाकर रखना तो पॉसिबल नहीं होगा। और हम लोग कह रहे हैं कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की हम लोग स्टडी कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग प्रैक्टिकली इन दोनों चीजों को अटेन करेंगे, हम लोग इन दोनों चीजों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा इस चीज को। पहले समझते हैं कि इसका बेसिक क्या है, कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के लिए जरूरी है लाइट सोर्स शुड बी एट इनफाइनाइट एंड सिमिलरली स्क्रीन शुड बी एट इनफाइनाइट। तो इन दोनों चीजों को मैं दिखा देता हूं यहां पर कि लाइट सोर्स अगर इनफाइनाइट से आ रहा है तो छोटी क्लास में हम लोगों ने देखा है कि जब भी लाइट वेव इनफाइनाइट से आती है तो वो कैसी होती है, एक दूसरे के पैरेलल। और आफ्टर डिफ्रैक्शन दोनों स्लिट्स पर लाइट वेव्स का जब डिफ्रैक्शन होगा तो ये सभी लाइट वेव्स कुछ इस तरह से हमारे पास में ट्रेवल कर जाएगी, लेकिन पैरेलल एक दूसरे के साथ। तो इससे हमें पता चलता है कि ये लाइट वेव्स कहीं इनफाइनाइट पर जाकर मीटअप करेगी। और बिल्कुल इसी टाइप से शैडो रीजन, जैसे पहले भी मैंने बताया था कि ये इसके लिए इसका इल्यूमिनेशन रीजन है, जहां पर मैंने दो लाइंस लगाई है और इनके ऊपर का और नीचे का ये स्पेस हमारे पास में रहेगा इसका शैडो रीजन। ठीक है, तो इस शैडो रीजन में लाइट वेव का टर्न कर जाना, घूम जाना, या शैडो रीजन में लाइट वेव्स का पहुंच जाना, यही डिफ्रैक्शन है। तो बस इंपॉर्टेंट थिंग कि ये लाइट वेव्स हमारे पास में इनफाइनाइट पर जाकर मीट कर रही है। इट मीन कि हम लोग बोल सकते हैं इनफाइनाइट पर स्क्रीन रखनी पड़ेगी। कैसे रखनी होगी उस चीज के लिए मैं करूंगा यहां पर इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। जैसे मैंने बताया कि हम लोग एक्सपेरिमेंटली जरूर कर सकते हैं, किस तरह से इसको करना है, हमें किस तरह से अटेन करना है वो देखते हैं। इसमें हम लोगों ने एक स्लिट ली, स्लिट के साथ में एक स्क्रीन को प्लेस कर दिया इसके सामने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, ओके। और इस स्लिट के पास में हम लोग एक प्लेस करेंगे लाइट सोर्स, और लाइट सोर्स भी हम लोग इस तरह से प्लेस करते हैं कि वो किसी एक लेंस के फोकस पर प्लेस हो, जिसकी वजह से हमारे पास लेंस में से लाइट निकलने के बाद में एक दूसरे के साथ में हो जाए पैरेलल। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल लाइट वेव्स को गेन करने के लिए यहां पर लाइट सोर्स को प्लेस करते हैं एक लेंस के फोकस पर। तो इससे निकलने वाली लाइट वेव हमारे पास में लेंस से निकलने के बाद में पैरेलल हो जाएगी, स्लिट पर इंसिडेंट होगी, स्लिट पर इंसिडेंट होने के बाद में अगेन द सेम फिनोमिना जो अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि यहां से लाइट वेव सभी एक दूसरे के पैरेलल किसी अलग अलग एंगल्स पर ट्रेवल करेगी, कुछ इस तरीके से। हॉरिजन के साथ में देखा जाए, अगर क्षैतिज, जिसको हम लोग हिंदी में क्षैतिज बोलते हैं हॉरिजन, तो हॉरिजन के साथ में यहां ये पर्टिकुलर एंगल बना रही है, और तीनों लाइट वेव्स अगर तीनों के लिए मैं दिखाऊं तो तीनों बिल्कुल सेम एंगल ड्रॉ करेगी यहां पर, राइट। तो यहां पर मैंने एंगल थीटा दे दिया, और इसी तरह से नीचे की तरफ कुछ लाइट वेव्स जा रही है, कुछ लाइट वेव्स सामने की तरफ जा रही है, क्योंकि स्लिट्स पर लाइट वेव्स का होता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग के साथ में वो शैडो रीजन में चली जाती है, जो कि डिफ्रैक्शन कहलाएगा। तो यहां पर हमारे पास में अलग अलग लाइट वेव्स नजर आ रही है, लेकिन अगर इन सब का डायग्राम मैं बनाने लगूं तो बहुत ज्यादा एक मैसअप क्रिएट हो जाएगा, यहां पर बहुत ज्यादा कचरा सा हो जाएगा डायग्राम में। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जो हमारे काम की लाइट वेव्स है सिर्फ उनको शो कर रहा हूं। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है कि अगर इन सभी लाइट वेव्स को अगर मैं काम में लूं तो इन चीजों को एक्सप्लेन करना, एंगल्स को एक्सप्लेन करना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस जनरेट होगा, वो बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो काम की चीजें हैं उनको ही अपने पास में रखेंगे। जैसे मैंने इन लाइट वेव्स को हटा दिया, ये एंगल्स जो मैं दिखा रहा हूं यहां पर तीनों सेम एंगल्स होंगे,
इनको भी मैं हटा देता हूं। तो जो हमारे पास में डेरिवेशन में या इसको समझने के लिए जरूरी है वो डायग्राम आपके सामने है। यहां पर दोबारा एक बार देख लेते हैं। लाइट वेव पहुंची स्लिट पर, किसी एक एंगल पर डिफ्रैक्ट हो गई और इसी तरह सामने की तरफ भी तो लाइट जाएगी जो इसके बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट पर जाकर मीट करती हुई नजर आएगी। तो यहां पर आपको वैसे भी हम लोग जानते हैं कि बिल्कुल सेंटर पर जब लाइट वेव मीट करती है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोवाइड करती है, तो ये सबसे ज्यादा इंटेंस लाइट वेव दिखेगी आपको। तो अब हम लोग इसके लिए करेंगे कि जो लाइट वेव हमारे पास में पॉइंट P1 पर जाकर मीट कर रही है, ये P1 पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे क्योंकि सेंटर पर तो हमारे पास में मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है। तो पॉइंट P1 पर जाकर जो लाइट वेव मीट कर रही है उनकी हमारे पास में इंटेंसिटी कितनी होगी, और इंटेंसिटी पता करने के लिए आप लोगों ने लास्ट जो एक्सपेरिमेंट किया था न्यूटन से या माइकल से इंटरफेरोमीटर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या चीज डिटरमाइन की थी, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस के लिए हमें देखना होगा कि S1 से चलने के बाद में लाइट वेव जो P1 पर पहुंच रही है और इसी तरह से S2 से चलने वाली लाइट वेव जो P1 पर पहुंच रही है, इनके पास का डिफरेंस कितना। अगर वैसे ही हम लोग मैथमेटिकली सोचे इस चीज को, अगर मेजरमेंट के हिसाब से देखें तो यहां से यहां तक आप एक स्केल रखो, मेजर करो, फिर आगे स्केल रखो, पूरी लाइट वेव को मेजर कर लो कितनी लंबाई आएगी। इसी तरह से S2 से मेजर करो P1 तक, और बड़े वाली लाइट वेव में से छोटे वाली लाइट वेव को, उनकी लेंथ को माइनस कर दो, तो जो बचा हुआ डिफरेंस होगा वही होगा हमारे पास पाथ डिफरेंस। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए यहां पर, तो हम लोग क्या करेंगे कि S1 से हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो कि इस लाइन के ऊपर आकर मीट करेगा। तो यहां जो ये बचा हुआ हिस्सा है यही हमारे पास में होगा इसका पाथ डिफरेंस, जिसको मैं यहां पर शो कर देता हूं कुछ इस तरीके से कि ये हमारे पास में एक नॉर्मल ड्रॉ किया जो पॉइंट K पर जाकर मीट कर रहा है। तो S2K जो हमारे पास में यहां पर मिल रहा है, दिस S2K, दिस विल बी पाथ डिफरेंस। तो ये एंगल कितना होगा इस चीज को हमें देखना है। तो एक बार ट्राई करते हैं इस चीज को कि अगर ये एंगल थीटा है हमारे पास में दिस, और हम लोग जानते हैं कि यहां से हम लोगों ने एक नॉर्मल ड्रॉ किया था, तो अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री, उसमें से ये थीटा चला गया, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, राइट। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो अब ये कितना, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार, मैं इसको वापस क्लियर कर रहा हूं। हम लोगों ने पता किया कि ये एंगल इज, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, और अभी हम लोगों ने देखा कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री पर है। ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख देते हैं 90 माइनस थीटा। तो ऐसी कंडीशन में जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बनेगा 90 माइनस 90 प्लस थीटा, तो 90 से 90 कैंसिल, रिमेनिंग इज थीटा। सो दिस एंगल इज एग्जैक्टली थीटा। ओके, तो ये एंगल अगर आपके पास में थीटा आ रहा है तो इसके साथ में हम लोग काम में लेंगे अब इस ट्राइंगल को, और ये जो S2K आपको नजर आ रहा है इसकी वैल्यू को पता करेंगे। अब यहां से अगर देखो तो S1 से लेकर P1 तक और K से लेकर P1 तक की जो डिस्टेंस है बिल्कुल इक्वल है, और रिमेनिंग जो हिस्सा हमारे पास में आ रहा है दिस, यही है पाथ डिफरेंस, जिसको हमें अब इस ट्राइंगल जिसमें हमारे पास में थीटा एंगल है इसके थ्रू हम लोगों को पता करना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे कि कंप्लीट जो डायग्राम हमारे पास में है वो ये तैयार हो जाता है, जिसे हमें नोटबुक्स में, एग्जामिनेशंस में ड्रॉ करना होगा। अब इस डायग्राम के थ्रू मैं काम में ले रहा हूं ट्राइंगल जो S1 S2K है, जिसमें हमारे पास में ये एंगल आ जाता है थीटा, जिस डायग्राम को मैंने यहां पर ले लिया इस ट्राइंगल को। इसके थ्रू अब हम लोग सारी कैलकुलेशंस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस ट्राइंगल में देखते हैं कि S2K की वैल्यू क्या हो सकती है। S2K, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसमें अगर ये थीटा है तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि दिस इज परपेंडिकुलर, या आप इसको दूसरे वर्ड्स में साइड बोलते हैं, दिस इज बेस। तो बेस, साइड और हाइपोटेनियस, इनमें रिलेशन क्या होता है, यहां पर भी हम लोगों को स्पेसिफिकली साइन थीटा पता करना है। और साइन थीटा के लिए आप लोगों को याद होगा बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं, दैट इज PBP ओवर HHB। अलग अलग तरीके से आप लोग इसको याद रखते हो। तो यहां पर साइन के लिए आप लोग काम में लेते हैं P/H। तो P/H इज S2K और H इज हाइपोटेनियस S1 S2, और S2K हमारे पास में हम पाथ डिफरेंस है जिसको हमें डिटरमाइन करना है। तो इन दोनों में रिलेशन हमारे पास में आता है S2K ओवर S1 S2। तो यहां से हम लोग पता कर लेंगे S2K कितना, S1 S2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो दूसरी साइड में, तो S1 S2 साइन थीटा आएगा। और S1 S2 जो डायग्राम आप लोगों ने पहले ड्रॉ की है उसके अकॉर्डिंग देखो कि S1 S2 है कितना, वो था हमारे पास में स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस जिसको मैंने मार्क किया था, दैट इज A, राइट। तो ये वैल्यू भी मैं यहां पर पुट कर देता हूं, दैट इज A साइन थीटा। तो यही हमारे पास में इसका पाथ डिफरेंस आ जाता है, दैट इज, और पाथ डिफरेंस को हम लोग शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डेल से। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन में यहां बता देता हूं। फेज डिफरेंस जिसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, और पाथ डिफरेंस को जब हम K से मल्टीप्लाई करते हैं, और K जो कि है हमारे पास में वेव नंबर जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा,
इसको मल्टीप्लाई किया पार्ट डिफरेंस से, तो ये हमारे पास में फेज डिफरेंस की वैल्यू देता है। यही फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे पिछली बार, इस बार भी हम लोग सेम यूज करेंगे। तो फेज डिफरेंस हमारे पास में यहां पर आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू ए साइन थीटा। तो इस चीज को हम लोगों को काम में लेना है। और ये फेज डिफरेंस हमारे पास में दो लाइट वेव्स जो हमारे पास में डिफ्रैक्शन पैटर्न में काम में आ रही है, उनके बीच में फेज डिफरेंस है। तो इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस तरह से हमें ये दिखाई देती है। बस इतना सा है कि हम लोग इसको एक बार अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। देखा जाए तो 2 पाई बाय लैम्डा, जिसको हम लोग वेव नंबर लेते हैं, इस कांस्टेंट क्वांटिटी, ए कांस्टेंट क्योंकि स्लिट का साइज हम लोग चेंज नहीं कर सकते, और थीटा जो हम लोगों ने एक बार डिफ्रैक्शन एंगल ले लिया वही होगा। अगर थीटा वेरी करेगा तो हमारे पास में फेज डिफरेंस वेरी करेगा। तो इसीलिए हम लोग करेंगे इन सब चीजों को एक बार कांस्टेंट 2 अल्फा के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो फेज डिफरेंस हमारे पास में प्रोड्यूस हो रहा है ये है कहां पर। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक जो स्लिट S1 S2 दिया था उसे यहां पर शो कर रहा हूं, स्लिट S1 S2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस थी आपके पास में A थी। अब इस S1 S2 से जो आपके पास में एक वेव फ्रंट बाहर मिल रहा था, किसी भी स्लिट से अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से स्लिट हमने बना रखी थी, और यहां से जो वेव फ्रंट बाहर निकलता है कुछ इस तरह से वेव फ्रंट्स मिलते हैं। तो मैं इनिशियली एक वेव फ्रंट यहां पर काम में ले रहा हूं, जिसको यहां पर इस तरह से शो कर दिया है मैंने। अगर ये वेव फ्रंट हमारे पास में स्फेरिकल या सर्कुलर जो भी हम लोग लेते हैं, स्फेरिकल है तो इसका कुछ ना कुछ एक सेंटर होगा, और इस तरह से मैंने इसका कर्वेचर दिखा दिया। इस कर्वेचर में ये हमारे पास में सेंटर है इसका, और सेंटर से S1 और S2 दोनों को मीट करवा दिया, तो ये हमारे पास में इसकी आ गई रेडियस S, दिस इज R। और ये जो दो लाइट वेव्स हमारे पास में मिलती है, जिनको मैंने रेडियस की फॉर्म में बोला था, यहां से हमारे पास मैक्सिमम लाइट वेव्स कुछ इस तरह से ट्रेवल कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, यही हमारे पास में डेल से रिप्रेजेंट किया गया है। तो राइट, यहां पर हम लोग अब बात करेंगे इसी डेल के साथ में फर्दर कैलकुलेशन। अब O से हम लोग S1 S2 जो आपको आर्क नजर आ रहा है, जिसको हम लोग अब आर्क बोलेंगे, पूरा कर्वेचर तो मैंने हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ S1 S2 रह गया। इस आर्क पर हम लोग यहां पर एक सामने की तरफ नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा जो आपको बिल्कुल सेंटर वाली लाइन से S1 O S2 वाली लाइन पर मिल रहा है। पूरा एंगल अगर डेल्टा है तो दिस एंगल विल बी डेल बाय 2, और इसी तरह से इसके नीचे वाला एंगल अगर देखें तो वो भी हमारे पास में होगा डेल बाय 2, हाफ इसका। और ये जो आपने कर्वेचर लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे पार्ट्स कर देंगे। हर एक पार्ट अपने आप में इक्वल वैल्यू रखता है। ये छोटे छोटे से मैंने फ्रैक्शंस कर दिए इसके, राइट। और हर एक फ्रैक्शन की जो वैल्यू है या उसका साइज है दैट इज A0, और जितने टुकड़े की है, जितने इसके फ्रैक्शंस की है, दीज आर इन नंबर P। तो हमारे पास में ये जो आर्क S1 S2 नजर आ रहा है, अगर एक टुकड़े का साइज, एक फ्रैक्शन का साइज हमारे पास में A0 है, तो P टुकड़े होने पर ये पूरा आर्क, इस आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो P टुकड़े, A0 एक का साइज, तो सभी का साइज कितना हो जाएगा टोटल, दैट इज P इंटू A0। तो यहां पर हमारे पास में ये आर्क की जो लेंथ मिल रही है दैट इज PA0, और हम लोग जानते हैं एंगल और आर्क में रिलेशन होता है, दैट इज एंगल इक्वल्स टू आर्क ओवर रेडियस। हिंदी में आप लोग बोलते थे कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, एंगल थीटा जो हम लोग यहां पर काम में ले रहे हैं, और थीटा यहां पर कितना है, इज डेल, राइट। तो यही चीज मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, डेल इक्वल्स टू आर्क, यहां पर हमारे पास में पूरा S1 S2, ये जो हम लोगों ने पूरा आर्क लगा रखा है ये, और इस S1 S2 की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने डिटरमाइन की थी OS2, दैट इज रेडियस, जिसको मैंने अभी बताया कि R है हमारे पास में। ये दोनों वैल्यूज मैंने पुट कर दी यहां पर, PA0 ओवर R, तो हमारे पास में फेज डिफरेंस डेल आ गया, और डेल की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर भी निकाल रखी है। इसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर से हम लोग R की वैल्यू को पता करेंगे, क्योंकि डेल तो हम लोगों ने 2 अल्फा के इक्वल अज्यूम कर रखा है। यहां से R निकाल लेंगे हम लोग, R इक्वल्स टू PA0 बाय डेल। अब ये जब R हमारे पास में आ जाता है तो हम लोग देखते हैं कि S1 S2 से जो हमारे पास में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा वो कितना होगा। S1 S2 जिसको हम लोग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेकर चल रहे हैं, दैट इज अगर देखा जाए तो S1 S2 इज डबल ऑफ दिस S2Q या S1Q, किसी भी एक चीज के डबल को हम लोग इसके इक्वल ले सकते हैं। यही चीज मैं आगे काम में लेने वाला हूं, पहले से हम लोग लिखकर रख लेते हैं इसी डायग्राम में। S1 S2 इक्वल्स टू 2 ऑफ S1Q, जैसे कि आपको यहां दिख रहा है S1Q ये रहा दिस, और S1 S2 ये कंप्लीट है हमारे पास में। अब ये जो ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर, दिस
इस ट्राइंगल को हम लोग यहां पर काम में लेंगे। तो ट्राइंगल S1OQ के अंदर अगर देखा जाए, इस ट्राइंगल को भी मैं अलग से निकाल कर दिखा देता हूं कि S1OQ हमारे पास में ट्राइंगल कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, और इसमें जो एंगल्स वगैरह है वो सब देखते हैं कि O पर हमारे पास में एंगल बन रहा है del/2, तो हमारे पास में होगा ये 90 डिग्री। तो साइन del/2 की वैल्यू अब यहां पर आपको डिटरमाइन करनी होगी इस ट्राइंगल के अंदर। अगेन द सेम PBP ओवर HHP, मैं यहां पर अगेन लिख कर रख देता हूं। तो यहां पे साइन की वैल्यू होगी P/H, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अगर देखा जाए इस डायग्राम में तो S1Q, क्योंकि एंगल के सामने वाली जो आर्म होती है दैट इज परपेंडिकुलर, या साइड बोलते हैं इसको। तो S1Q इज परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इज S1O। तो इन दोनों में रिलेशन अगर देखें तो हमारे पास में होगा साइन del/2 का। तो साइन del/2 हमारे पास में S1Q ओवर OS1। इस ट्राइंगल के अंदर अगर आपको यहां दिखाऊं या इसमें देखें तो आपको क्लियरली दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें S1Q की वैल्यू पता करेंगे। S1Q, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे पास में S1Q मिल जाए तो कंप्लीट एक ये एम्पलीट्यूड हमें मिल सकता है। तो S1Q विल बी OS1 साइन del/2, ये चीज हमारे पास में हो जाएगी। अब S1Q की वैल्यू जो S1S2 के इक्वल है, डबल है उसका, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे S1S2 इक्वल्स टू 2OS1 साइन del/2, मींस S1Q की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे ये वैल्यू इसको। तो जैसे ही हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये रिलेशन हमारे पास में तैयार हो जाएगा, और OS1 अपने पास में था, दिस इज R। तो जैसे ही मैं यहां पर ये वैल्यू पुट करता हूं तो इक्वेशन बन जाएगी S1S2 इक्वल्स टू 2R साइन del/2। और इससे पहले वाले जो स्लाइड थी उसमें हम लोगों ने R की एक वैल्यू लिखकर रखी थी, याद होगा आप लोगों को, वो R थी हमारे पास में PA0/del। इस वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इस जगह पर, तो ये हमारे पास में बन जाता है कुछ इस तरह से। और S1S2 क्योंकि मैंने बताया था कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तो इस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, S1S2 को मैंने दिखा दिया R के इक्वल, और ये जो साइन del/2 है ये एज इट इज, बस ये जो 2 है इसको मैं क्या करूंगा, इसके डिवाइड में लेकर जा रहा हूं। कर सकते हैं हम लोग, अच्छे से जानते हैं इस चीज को मैथमेटिकली कि 2 इसके नीचे लेकर जाएंगे तो del/2 बन जाएगा। हमारे पास में कंप्लीट इक्वेशन जो तैयार हो रही है कुछ इस तरह से हो रही है कि S1S2 दैट इज इक्वल्स टू दिस, और S1S2 को हम लोगों ने R अज्यूम कर लिया। तो R जो हमारे पास में एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दैट इज PA0 साइन del/2 होल डिवाइडेड बाय del/2। और इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ में रिलेशन हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, इसके इक्वल होती है या प्रोपोर्शनल होती है। तो R की ये पूरी वैल्यू दिस हम लोग रख देंगे इस जगह पर, और फर्दर हम लोग इसको सोल्व करेंगे आगे। तो ये कुछ इस तरह से वैल्यू रखने पर हमारे पास में तैयार हो गया कि I इक्वल्स टू PA0 साइन del/2 ओवर del/2 और पूरे का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इंटेंसिटी आ रही है लाइट वेव्स की, जो किसी भी एक जनरल पॉइंट पर जाकर मीट करती है। तो इसी के बेस पर हम लोग आगे पता करते हैं कि इंटेंसिटी पैटर्न कैसा बनेगा। डिफ्रैक्शन में हमारे पास में अलग अलग तरह के पैटर्न्स बनते हैं, मीन कि किसी जगह पर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, किसी जगह पर इंटेंसिटी कम। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिफ्रैक्शन पैटर्न में या डिफ्रैक्शन का इंटेंसिटी पैटर्न।